हैं तो आपको क्या करना है, हिंदी संस्कृत को भी पढ़ना है, क्योंकि इससे भी आपके नंबर आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, गद्यांश और श्लोक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जब पेपर रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और समझना है कि किस चैप्टर का ये है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है या ना पढ़ा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं समझाऊंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवये आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमाना सुपश्यति तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। अब देखिए ये किस चैप्टर का है, ये है महामना मालवीय चैप्टर का। ठीक है, आगे भी थोड़ा सा है। अध्यास्माकम मध्य अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयस्सो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निबंगनान जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थानीय स्थानीय जने जने उपस्थित एवं। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना जिस प्रकार से मैंने पढ़ा। अब आप सोचिए कि ये किस चैप्टर का हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संदर्भ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पैसेज को सॉल्व करने से पहले ध्यान दीजिएगा, गद्यांश को सॉल्व करने से पहले आप पेपर में पहले प्रश्नोत्तर डालेंगे, फिर लिखेंगे महामना, ऐसे लिख देना। ठीक है, फिर डॉट डॉट करके लिख देना ऐसे। फिर ये जो सबसे पहले मैंने महामना लिया, इससे स्टार्ट था ये गद्यांश, और लास्ट में हमारे है उपस्थित एव, तो इसको लिख देंगे उपस्थित एव। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। तो अगर ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ आपने यही गद्यांश सॉल्व किया। अब देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। ठीक है, क्या डालेंगे, संदर्भ। सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, तो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि यह गद्य खंड या प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्यांश भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, संस्कृत भाग। कौन सा भाग है बताइए, संस्कृत ही तो है, तो लिखेंगे संस्कृत भाग। ठीक है, पाठ्य संस्कृत भाग में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया महामना मालवीय। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं महामना मालवीय, महामना मालवीय नामक पाठ से उद्घृत है या लिया गया, तो मैं लिख देता हूं उद्घृत है। ठीक है, उद्घृत है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, पाठ का नाम, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो दिया नहीं है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्घृत है। तो ये तो हो गया संदर्भ। अब हमें लिखना है इसकी व्याख्या यानी कि अनुवाद। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर व्याख्या। ठीक है, क्या डालेंगे, अनुवाद आप लिख सकते हैं, अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो इसको लिखने से पहले आपको पहले हिंदी अनुवाद को समझ लेना है। तो देखिए है क्या, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आश्चित, यानी कि महामना मालवीय जी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि महामना विद्वान, वो विद्वान थे, वक्ता, वक्ता का मतलब भाषण करता थे, धार्मिको नेता यानी कि धार्मिक नेता, एवं पटु पत्रकार आश्चित, पत्तु का मतलब होता है कुशल, पत्रकार का मतलब पत्रकार, आश्चित का मतलब थे। तो महामना मालवीय जी विद्वान, वक्ता यानी कि प्रवक्ता या भाषणकर्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। आगे देखिए, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवो आसीत, किंतु इनका सबसे अच्छा गुण या फिर सर्वोच्च गुण जन सेवो आसीत यानी कि जन सेवा था। किंतु इनका सबसे सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। आगे देखिए, यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड्यमाना स्वापश्यति, यानी कि यत्र कुत्र जहां कहीं भी, अयम ये जनान लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमान स्वापश्यति यानी कि इसका मतलब होता है पीड़ित और दुखित। ठीक है, तत्रैव देखते थे, तत्रैव वैसे ही सह वो शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम का मतलब सभी तरीके से,
ठीक है। सभी तरीके का मतलब सब प्रकार की, ठीक है। सहायश्च सहायता अकरोत करते थे, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर ये सभी प्रकार की सहायता उनकी करते थे, ठीक है। आगे देखिए, अध्यास्माकम मध्य अनुपस्थिता महामना मालवीय स्वयस अमूर्त रूपे प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, यानी कि अध्यात्माकतम, यानी कि आज हमारे मध्य अनुपस्थिता, बीच में अनुपस्थित होते हुए भी या फिर ना होते हुए भी महामना मालवीय जी स्वयस अमूर्त रूपेण, इसका मतलब होता है अपने अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए, अपने यश का प्रकाशम प्रकाश वितरण फैलाते हुए अंधे तमस अंधकार में डूबे निमग्नान जनान, ठीक है, लोगों को सन्मार्गम दर्शन सन्मार्ग दिखाते हुए स्थानीय स्थानीय यानी कि स्थान स्थान पर जने जने प्रत्येक मनुष्य के अंदर, ठीक है, उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आज हमारे बीच विद्यमान ना होने पर भी, आज महामना मालवीय जी हमारे बीच अनुपस्थित हैं, फिर भी ये लोगों को यानी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए और घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थानीय स्थानीय यानी कि स्थान स्थान पर जने जने लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो ये हिंदी मीनिंग इसका होगा। अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है, साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा क्योंकि ये आएगा। तो देखिए, महामना विद्वान, ठीक है, महामना विद्वान वक्ता, वक्ता का मतलब होता है भाषण करता, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाषण करता, ठीक है। धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, एवं कुशल पत्रकार थे, ठीक है। आगे देखिए, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था, ठीक है। आगे देखिए, जहां कहीं भी ये लोगों को, देखिए थोड़ा तेजी से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, राइटिंग से आप लोग लिखिएगा, ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर, ठीक है, सब प्रकार की यानी कि सभी प्रकार की सहायता करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, अभी और भी है आगे। प्राणियों की सेवा, ठीक है, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था, ठीक है, स्वभाव ही था। तो इतना हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे और आपको लिखना है। मैंने बताया था कि आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना, ठीक है, मालवीय अपने महामना मालवीय, ठीक है, अमूर्त रूप से, यहां पर लिख दीजिएगा अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में
अंधकार में डूबे, ठीक है, मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए, मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर, स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, के अंदर उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, ठीक है। तो यही आपको हिंदी अनुवाद में लिखना है। यहां से आप लोगों को अच्छे से समझना है और इसी प्रकार से आपको लिखना होगा कि महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था, यानी कि लोगों की सेवा करना इनका सबसे बड़ा गुण था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे और प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, ठीक है। आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। तो देखिए, अगर कोई भी पैसेज पूछा जाता है तो आपको संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। सिर्फ आपको पाठ का नाम अगर किसी दूसरे चैप्टर से पाठ से है तो सिर्फ पाठ का नाम बदल देना है, बाकी इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। और अनुवाद उसी के हिसाब से आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक पूछा जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्लोक के लिए, वो है सुभाषित रत्नानी, ठीक है। तो इस चैप्टर के 2 श्लोक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिस तरह आपको एग्जाम में लिखना है सेम उसी तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरह रहेगा, दिए गए पद्यांश, ठीक है, कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इस पद्यांश का संदर्भ के साथ हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ लिखिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, फिर इसका अनुवाद हिंदी में आपको व्याख्या करनी होगी। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 श्लोक मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घता सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि यहां पर कहने का मतलब क्या है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, यानी कि क्या कहा गया है कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यानी कि एक एक बूंद अगर जल का गिरता रहे तो उस घड़ा क्या होता है, कुछ ही समय में भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्यता, और यही हेतु विद्या, धर्म और धन का भी है। अगर निरंतर आप उद्योग करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं आपके पास संग्रहित हो जाएंगी। यानी कि विद्या भी, धर्म भी और धनस्य, ठीक है। निरंतर आप लोगों के पास धीरे धीरे ये सब इकट्ठा होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यही कहा गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये श्लोक जो है इसका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे जल है तो पहले आप लोग जल लिख दीजिए, ठीक है, जल बिंदु, फिर आपको लगाना है डॉट डॉट। जब श्लोक आप लोग सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से पहले इंटरफेस आपका होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से धनस्य चा, धनस्य चा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमें लिखना नहीं, लेकिन ये लिख दीजिए। इससे क्यों, क्योंकि जो आपके एग्जाम में 2 श्लोक रहेंगे, आपको एक करना होगा। अब एग्जामिनर को कैसे पता चले आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, तो आप ऐसे डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो सके कि यही आपने किया है। अब सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, संदर्भ हेडिंग डालिए। संदर्भ में आपको क्या करना है, लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया। ऐसे आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, आपको रेड या ये सब पेन इसके यूज नहीं करना है, ठीक है। ब्लैक का यूज कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अब संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है, तो लिखिए प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब ये किस पाठ्य पुस्तक से है, तो संस्कृत भाग, पाठ्य पुस्तक के फिर लिखिए काले ब्लैक पेन से संस्कृत भाग, संस्कृत भाग, ठीक है। इस प्रकार से में संकलित, में संकलित। अब आप लिखिए चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या है, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित
रत्नाई, ठीक है। नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, आपको और भी अच्छे से राइटिंग से लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग लिख सकते हैं तो और भी अच्छा आप लिखने का प्रयास करें। मैंने जिस प्रकार से लिखा आप उससे भी अच्छा लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होता है क्योंकि यहाँ पर लेखक का नाम नहीं दिया रहता। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए आपको लिखना है अनुवाद, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसकी व्याख्या लिखना है तो आपको लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा, सॉरी इसके से डालिए अनुवाद, ठीक है। आपने हेडिंग क्या डाला, अनुवाद। अब अनुवाद कीजिए, हिंदी अर्थ लिखिए इसका। तो देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, आप लोग समझिएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया कि जल की एक एक बूंद, जल की एक एक बूंद, ठीक है, गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं धर्म और धन, ठीक है, और धन का भी यही हेतु है, का भी यही हेतु है, ठीक है। यानी ये धन धर्म और विद्या की भी यही रीति है कि इसमें क्या होता है, ठीक है, उद्योग निरंतर। यहां पर आप लोग क्या कीजिए, लिखिए अर्थात, ठीक है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं, ठीक है, संग्रहित हो पाती हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका हिंदी अनुवाद। देखिए क्या कहा गया, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं धर्म और धन का भी यही हेतु है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। अब आप लोग समझ जाएंगे किस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आप ये समझाइए, एग्जामिनर को ये पता चले कि कौन सा आपने किया, तो इस प्रकार से डॉट डॉट लगाकर लिख दीजिए। संदर्भ लिखिए, अनुवाद लिखिए। अगर आप सेम इसी तरह लिखते हैं पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जिस तरह लिख पाए, आपकी जैसी राइटिंग हो, और भी अच्छा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब देखिए दूसरा श्लोक हमारा है, सिंपल है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा, ठीक है। यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहे हुआ। क्या कहा जा रहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कालो गच्छत धीमताम, यानी कि कहा जा रहा है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र, ठीक है, के विनोद में बीतता है, यानी कि काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है। वो काव्य से और शास्त्र से आनंद लेकर अपना दिन बिताते हैं। बट व्यसनेन चा मूर्खाराम निंद्रया कलहे हुआ। मूर्खाराम का मतलब मूर्ख लोग, लेकिन मूर्ख लोगों का समय बुरे शौकों में, ठीक है, व्यसनेन चा मूर्खाराम, बुरे शौकों में, सोने में और लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। तो वही कहा जा रहा है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में बीतता है, ठीक है, काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो फिर वही आप लोग स्टेप बनाइए। सबसे पहले लिखिए इस प्रकार से, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या किया। तो काव्य शास्त्र, ठीक है, विनोदेन, फिर आप करना है डॉट डॉट, फिर लिखना है कलहेन हुआ,
कलहेन वा, ठीक है, लिख दिया। अब आपको लिखना है संदर्भ, बट यहाँ पर संदर्भ मैं नहीं लिखूंगा। अगर एग्जाम में आता आप लोग लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो संदर्भ बताया वही सेम संदर्भ यहाँ पर भी लिखा जाएगा, तो आप लोग वही संदर्भ लिख देंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे अनुवाद, ठीक है। लेकिन आप बिना संदर्भ लिखकर मत आइएगा, क्योंकि आपको एक ही करना है, हमने यहाँ पर आपको 2 बताया, तो जो उसका संदर्भ था वही सेम इसका भी होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो जो मैंने बताया वही मैं लिख देता हूँ। इसका अर्थ बुद्धिमानों का समय, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा, ठीक है, शास्त्रों के आनंद में या विनोद में, ठीक है, के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौकों में सोने में, ठीक है, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बुरे शौक करते हैं, सोते ज्यादा हैं, ठीक है, या लड़ाई झगड़े में बीतता है, ठीक है। तो यही होगा इसका अनुवाद, ठीक। यानी कि क्या कहा गया है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है, ठीक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छद्धीम ताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन, ठीक है। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। आप लोग संदर्भ सेम वैसे लिखिएगा अगर इस चैप्टर से आता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर एग्जाम में ये दोनों में से कोई भी आता है तो आप आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे। इससे पहले भी मैं आपको कई श्लोक बता चुका हूँ और आगे भी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी।